गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ एनटीए यूजीसी नेट। सो आज के सेशन में हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा कर्नाटका सेट, गुजरात सेट और इसके अलावा वेस्ट बंगाल सेट में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े उसमें से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फिलिप्स वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ इज बेस्ड ऑन। सो यहाँ पे उन्होंने वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, यानी कि ये हमें ओरिजिनल फिलिप्स कर्व के ऊपर जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ओरिजिनल फिलिप्स कर्व जो कि AW फिलिप्स की ओर से दिया गया था वो किसके ऊपर बेस्ड था। सो फिलिप्स कर्व में हमें ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ होगा, यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। सो ये ट्रेड ऑफ हमें देखने को मिलता है एंड इट वॉज बेस्ड ऑन स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ओरिजिनल फिलिप्स कर्व में उन्होंने क्या बोला था कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है स्टैटिक रहेंगी, यानी कि एनिमल स्पिरिट जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये यूज़ किया गया था मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स ने, जो फिलिप्स कर्व का वर्जन दिया था वहाँ पे। सो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला था कि फिलिप्स कर्व की जो बात कही गई है कि ट्रेड ऑफ देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ऐसा होगा बट शॉर्ट टर्म में। अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से जो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व है हो जाएगा वर्टिकल और यहाँ पे हमें ट्रेड ऑफ देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ISLM मॉडल एन इंक्रीज इन सेविंग। सो यहाँ पे बोला गया है कि ISLM मॉडल में अगर सेविंग बढ़ेंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा। सो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब अगर यहाँ पे सेविंग बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कंजम्पशन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि पहले हमारा जो IS कर्व था वो कुछ इस तरीके का था और LM की जो स्लोप है इट इज़ पॉजिटिव, और अगर हम लोग IS की बात करें तो इट्स स्लोप इज नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे इनकम। सो अगर यहाँ पे अब सेविंग बढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि हमारा जो IS कर्व है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारे पास न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम आएगी वो हो जाएगी इतनी, और अगर हम लोग पहले की बात करें तो ये हो जाएगी इतनी। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पे सेविंग बढ़ेंगी तो उसकी वजह से जो IS कर्व है डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सो अगर हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना, यानी कि अगर इन्फ्लेशन है तो यहाँ पे हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करेगी, वो मनी के सप्लाई को कम करेगी, और अगर यहाँ पे डिफ्लेशन है तो उसमें क्या किया जाएगा कि जो मनी की सप्लाई है उसको बढ़ाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। क्राउडिंग आउट इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होगा। सो क्राउडिंग आउट का मतलब ये कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, सरकार खर्चा करने के लिए बोरिंग करेगी, सरकार जब यहाँ पे उधार लेगी तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ जाएगी। अब जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। सो यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा है कि जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर कब होगा। स्ट्रॉन्गर तब होगा अगर इन्वेस्टमेंट इज मोर इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस होने की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, तभी ये जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर होगा। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद देखिए कौन कौन सी रेंजेस हमें देखने को मिलती है LM कर्व में। तो ये हमें पता ही है कि 3 तरीके की रेंजेस होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो ये तो केन्स की रेंज है। अगर हम लोग यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग रेंज की बात करें तो ये तो यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंज है। और अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिकल रेंज की बात करें तो ये क्लासिकल्स की रेंज है। सो ये जो वर्टिकल पोर्शन है ये है क्लासिकल की रेंज। अगर ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन की बात करें तो ये केन्स की रेंज है, और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग वाला है ये क्या है, इंटरमीडिएट रेंज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड 4, यानी कि ये हमें तीनों ऑप्शंस गिवन है डी में। सो डी इज करेक्ट।
अगर हम लोग केन्स की रेंज की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव, क्योंकि हमेशा केन्स ने बोला है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेरेंस करनी चाहिए। और अगर हम लोग क्लासिकल की बात करें तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि क्लासिकल्स ने हमेशा ही बोला है लेजर फेयर, यानी कि सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, सरकार मार्केट फोर्सेस में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू केन्स द डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू। हमें पता है कि केन्स के अकॉर्डिंगली हम लोग 3 मोटिव्स के लिए मनी की डिमांड करेंगे। कौन-कौन सा मोटिव है? एक तो हमें पता है डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, रोज़ाना के लेन-देन के लिए। डिमांड फॉर मनी हम लोग यहाँ पे मनी की डिमांड करेंगे प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मनी की डिमांड करेंगे स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। अगर हम लोग ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पज़ की बात करें तो इन पर्पज़ के लिए, इन मोटिव्स के लिए हमारी जो मनी की डिमांड है इट्स अ फंक्शन ऑफ इनकम, और ये पॉजिटिव फंक्शन है। जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा हम लोग डिमांड करेंगे मनी की ट्रांजैक्शन के लिए और प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड है मनी की इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी मिलेगी तो स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए जो मनी की डिमांड है वो कम होगी। सो यहाँ पे स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए हमारी जो मनी की डिमांड है इट्स अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि अगर अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी तो स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए मनी की डिमांड हम लोग कम करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मनी की जो डिमांड है पॉजिटिवली किसके साथ रिलेटेड है? तो पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम लेवल के साथ। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ रिजर्व मनी। अब ये जो क्वेश्चन है बार बार सेट एग्जाम में भी आता है और नेट एग्जाम में भी आता है। सो रिजर्व मनी के कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? करेंसी जो कि पब्लिक के पास है, और बैंकर्स रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। सो यहाँ पे हम लोग रिजर्व मनी को जो है वो और भी कई नामों से जानते हैं। सो रिजर्व मनी को हम लोग हाई पावर्ड मनी, बेस मनी, सेंट्रल बैंक मनी के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसमें नोट्स भी आएंगे, जिसमें कॉइन्स भी आएंगे। बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, सीआरआर के तौर पे जो बैंक्स ने अपना पैसा रखा आरबीआई के पास, और इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेंसी विद द पब्लिक, जिसमें नोट्स भी आएंगे और कॉइन्स भी आएंगे, और बैंकर्स रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन वर इक्वल टू वट एक्चुअली हैपेंड, यानी कि लोग जितना सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन इतनी रहेगी उतनी एक्चुअल में होगी भी, बट उसमें क्या चांसेस हैं? माइनर चांसेस हैं, छोटी मोटी गलतियां होंगी, मेजर एरर यानी कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी, टेम्परेरी एरर जिनको हम लोग दोबारा ठीक कर लेंगे, परमानेंट एरर जिनको कि हम लोग सुधार भी नहीं सकते। तो देखिए रैशनल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिया था जॉन मुथ ने 1961 में। और रैशनल एक्सपेक्टेशन में उन्होंने क्या बोला था कि फिलिप्स कर्व की अगर बात करें तो शॉर्ट रन में भी जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल ही रहेगा, और अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में भी जो फिलिप्स कर्व है वर्टिकल ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रेड ऑफ नहीं है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है रैशनल है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीख रहे हैं, जो गलतियां उन्होंने पीछे की हैं, प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है वो उसको भी ध्यान में रख रहे हैं। जब वो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ऑन एन एवरेज जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे करेक्ट ही होंगे। छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनके होने के चांसेस है, बट उनको भी बाद में करेक्ट कर लिया जाएगा। सो यहाँ पे माइनर एरर्स होंगी, और इसके अलावा टेम्परेरी जिनको कि आगे जाके वो ठीक भी कर लेंगे। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन मनी सप्लाई एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि मनी की सप्लाई में क्या आएगा? द नंबर ऑफ डॉलर्स पीपल कैरिंग इन देयर पॉकेट, लोगों ने अपने पास कितना पैसा रखा है। डॉलर पीपल हैव इन फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, डॉलर जो कि इशू किया गया है सेंट्रल बैंक की ओर से, या फिर डॉलर जो कि सेंट्रल बैंक के अकाउंट में है। तो देखिए मनी की सप्लाई में क्या आएगा? मनी की सप्लाई में आएगा वो वाला पैसा जो कि लोगों ने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए अपने पास रखा है, प्लस डॉलर जो कि लोगों ने जमा करवाए हैं बैंक में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फिस्कल पॉलिसी अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन। फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार की पॉलिसी जो कि किसकी ओर से बनाई जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से। अगर इन्फ्लेशन का मतलब क्या कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, मनी की सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड वो ज़्यादा कर रहे हैं। अब उसको मैच करने के लिए इतनी सप्लाई हम लोग कर नहीं पा रहे, इसकी वजह से हमें प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि कीमतों में उछाल है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा?
इसको करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को बढ़ाएगी ताकि लोगों के हाथ में जो एडिशनल पैसा है वो अपने पास लिया जा सके, यानी कि परचेजिंग पावर को कम किया जाएगा। और इसके अलावा डिक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी ताकि डिमांड कम हो। इसके अलावा रिड्यूस इंटरनल बोरिंग, सो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन है यानी कि मनी की सप्लाई ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए सरकार लोगों से जो बोरिंग है यानी कि उधार है वो ज़्यादा लेगी। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इंक्रीज इंटरनल बोरिंग, यानी कि सरकार जो है वो कर्जा लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर बी में। सो बी इज करेक्ट। उसके बाद इसको हम लोग मैच करेंगे। सो मॉडिगिलानी ने तो दिया है यहाँ पे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जे.एम. कीन्स एब्सोल्यूट इनकम, मिल्टन फ्रीडमैन का परमानेंट इनकम, ड्यूसनबेरी का यहाँ पे रिलेटिव इनकम। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए, सबसे पहले आ जाएगा एब्सोल्यूट इनकम 1936, उसके बाद यहाँ पे आएगा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूसनबेरी की ओर से 1949 में, उसके बाद आ जाएगा परमानेंट इनकम 1957 में, और उसके बाद आ जाएगा लाइफ साइकिल जो कि 1957 में आया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1963 में। तो इनका ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे चेक करिए कि कौन सा करेक्ट होगा। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए दी स्लोप ऑफ एल एम कर्व इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमें पता है कि यहाँ पे जो एल एम कर्व की स्लोप है वो अपवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे होगी इनकम, एंड एल एम इज अपवर्ड स्लोपिंग। वट इज द रीजन, फॉर अ गिवन सप्लाई ऑफ मनी। सो मनी की सप्लाई जो है वो गिवन है, यानी कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मनी की सप्लाई को मॉनेटरी अथॉरिटी की ओर से चेंज किया जाता है, जो कि एक्सोजीनियस है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो जब यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, जब यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से लोगों की मनी की डिमांड भी बढ़ेगी, बट अब मनी की सप्लाई को तो हम लोग जो है वो चेंज कर नहीं सकते। इसके लिए अब क्या किया जाएगा, इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड्स में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो क्या करेंगे, उन बॉन्ड्स को तोड़वाना शुरू करेंगे, यानी कि लोग अपने बॉन्ड्स को सेल करेंगे। जब सभी लोग बॉन्ड्स को सेल करने लगेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे। जब बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड के प्राइसेस का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो जब यहाँ पे मनी की डिमांड को पूरा करने के लिए लोग अपना जो पैसा जो कि उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, बॉन्ड्स को बेचेंगे, उसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे रीज़न भी करेक्ट है कि फॉर अ गिवन सप्लाई ऑफ मनी, जब यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। और यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है विच। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम के शुरू हो रहे हैं। पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वो सारे कर्नाटका सेट के थे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि केन्स के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट को डिटर्मिन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, जो हम लोग मशीन लगाने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जो नई मशीन हम लगाने जा रहे हैं उससे हमें कितना रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है उसकी पूरी लाइफ टाइम में। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिस रेट के ऊपर हम लोग पैसा उधार ले रहे हैं वो रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है। सो यहाँ पे तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट है इन्वेस्टमेंट के। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारे करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट और मनी इनकम और द प्राइस लेवल। अब ये स्टेटमेंट किसने बोली है, सो ये जो स्टेटमेंट ये दी गई है बाय मिल्टन फ्रीडमैन। सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि फिशर ने दी थी, उन्होंने बोला कि इट्स जस्ट अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये आउटपुट की थ्योरी नहीं है, ये इनकम की थ्योरी नहीं है, प्राइस लेवल की थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड फॉर मनी की थ्योरी है, और ये बोला था मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मनी इज न्यूट्रल। सो यहाँ पे आ रही क्लासिकल डायकॉटमी की बात। हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिकल्स के मॉडल में कि जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं वो रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि अगर मनी की सप्लाई में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइस में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से आउटपुट अफेक्ट नहीं होगी, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट नहीं होगी। तो अब हम लोग इसका जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। मनी इज न्यूट्रल इफ चेंजेस इन दी मनी स्टॉक, जब यहाँ पे मनी की सप्लाई चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, चेंजेस इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंज होगा। जबकि अगर हम लोग आउटपुट की बात करेंगे,
इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, रियल बैलेंस की बात करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं वो रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ई। सो ए इज करेक्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड वैगन इफेक्ट। सो ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। बैंड वैगन इफेक्ट कौन से थ्योरी में आता है, किस हाइपोथेसिस में आएगा? सो बैंड वैगन इफेक्ट यानी कि एक दूसरे की देखा देखी लोग फैशन में रहने के लिए दिखावेबाजी की और जो है वो ध्यान देंगे, जो सभी करें हमें भी वही करना है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में, जो कि दिया गया था बाय ड्यूसेनबेरी कब? 1949 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एस्टैब्लिशेस। अब ये जो क्वेश्चन है अच्छा है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट में आया था फिलिप्स कर्व के लिए। सो फिलिप्स की इक्वेशन तो हमें पता है एम बी इज इक्वल्स टू पी टी, जहाँ पे कि उन्होंने क्या बोला था कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो ट्रांजेक्शन्स है वो कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि जब मनी की सप्लाई में चेंजेस होंगे उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जितना मनी की सप्लाई में चेंज होगा उतना ही चेंज हमें प्राइसेस में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है किसका? मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस के साथ जाएंगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है, ठीक है, बट प्रोपोर्शनल उन्होंने लिखा नहीं है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्वर्स रिलेशनशिप होगा नहीं, इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी। डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा। सो सी इज करेक्ट, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। बट हम लोग उसी टाइम पे जो सप्लाई है उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा ठीक नहीं है रिगार्डिंग IS-LM मॉडल। सो IS और LM के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? सो IS जो कि गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है और LM जो कि हमें मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है। सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। सो बिल्कुल जब हमारी इनकम बढ़ेगी हम लोग सेविंग बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। सो ये भी करेक्ट है कि जब यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमें कितनी यहाँ पे जो है कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो है वो देखने को मिल रही है और इसके अलावा हमारी इनकम क्या है। इसके अलावा IS कर्व और LM कर्व शो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पे अब इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था कि जो IS कर्व है वो गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है, जबकि उन्होंने यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ कर लिया है। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि IS कर्व गुड्स मार्केट का और अगर हम लोग LM की बात करें तो ये मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है। सो यहाँ पे फ्लो इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है गुड्स मार्केट में और यहाँ पे स्टॉक इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है मनी मार्केट में। इसके अलावा इंटरसेक्शन ऑफ IS और LM शेड्यूल शो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट एंड द मनी मार्केट। सो बिल्कुल जब यहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी तो पता चलेगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी जो मनी मार्केट है और यहाँ पे जो गुड्स मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस वन इज इनकरेक्ट। उसके बाद देखिए गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें तो कौन सी आइटम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पेड हाउस होल्ड जॉब, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर रॉयल्टी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। सो ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी गुड या सर्विस की जो है प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज इनफाइनाइटली इंटरेस्ट इलास्टिक, इफेक्टिवनेस ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो यहाँ पे बोल रहे कि जब यहाँ पे मनी की जो डिमांड है इनफाइनाइटली इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि ज़रा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से जो मनी की डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, तो इस केस में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस क्या होगी? तो इस केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पे क्लासिकल की जो थ्योरी है उसके ऊपर क्वेश्चन है। वेज रेट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। सो बिल्कुल उन्होंने यही बोला था कि अगर यहाँ पे हमें मिसमैच देखने को मिलेगा, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेजेस को कम कर देंगे, वेज कट हो जाएगा, जिसकी वजह से
प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और वो ज़्यादा लेबर्स की डिमांड करेगा और ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो वेजेस यहाँ पे फ्लेक्सिबल होंगे। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये तो से का लॉ है जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। देयर इज लेजेस फेयर, बिल्कुल। सो यहाँ पे क्लासिकली हमेशा लेजेस फेयर पॉलिसी की बात की है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन मनी थ्योरी, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी थ्योरी में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है बट फोर्थ इज नॉट द करेक्ट वन। उसके बाद देखिए द केन्सियन व्यू ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब यहाँ पे सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगी और इसकी वजह से इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर सरकार खर्चा कर रही है तो उसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जो इनकम है उसमें हमें मल्टीपल टाइम चेंज देखने को मिलेगा। हाउ एवर द मनी स्टॉक रिमेन्स अनचेंज, बट यहाँ पे अब मनी की सप्लाई जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी ऑफ मनी अब क्या हो जाएगी? सो जब यहाँ पे मनी की सप्लाई ही चेंज नहीं हो रही तो इसकी वजह से वेलोसिटी यानी कि कितने हाथों से होके जो पैसा वो जा रहा है वो क्या हो जाएगी? ये तो इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे मनी की सप्लाई इज कांस्टेंट तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए इन रियल बिजनेस साइकिल मॉडल, रियल बिजनेस साइकिल मॉडल में उन्होंने क्या बोला है कि रियल फैक्टर्स की वजह से हमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, मॉनेटरी फैक्टर्स की वजह से नहीं। सो रियल बिजनेस साइकिल मॉडल में उन्होंने क्या बोला था? रियल नॉट मॉनेटरी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को कंसिडर किया जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस किसके ऊपर रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को कम करने में जब जो इकोनॉमी है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में जब इकोनॉमी लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने पे, या फिर इंक्रीज करना डोमेस्टिक क्रेडिट टू इंक्रीज आउटपुट। सो देखिए कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव यही होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। सो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का जो फोकस है किसके ऊपर होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट द एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन। अब यही क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट में आया था कि जो मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, और आपको पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर सबसे पहले बात की गई थी फिशर की ओर से। सो एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन का मतलब क्या है कि लोगों को मुद्रा के रिगार्डिंग कोई भी छलावा नहीं है। उनको पता है कि अगर यहाँ पे मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, उसकी वजह से वो भी मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि जो पैसा उनको मिल रहा है उसकी परचेजिंग पावर अब कम हो गई है, इसीलिए वो भी अपने वेजेस बढ़ाने की बात करेंगी। सो एब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन मीन्स एज अ प्राइस लेवल डबल, जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी तो उसकी वजह से डिमांड फॉर मनी डबल, यानी कि लोगों को पता चल जाएगा कि जो उनको पैसा मिल रहा है, जो उनको वेजेस दिए जा रहे हैं नॉमिनल वेजेस, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, इसीलिए वो यहाँ पे वेजेस की डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए इन केन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, टोटल डिमांड फॉर मनी एक्सप्रेस इन रियल टर्म्स इज अ फंक्शन ऑफ। तो केन्स के अकॉर्डिंगली जो मनी की डिमांड है किसका फंक्शन है? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, तीन मोटिव के लिए मनी की डिमांड की जा रही है। कौन कौन सी? ट्रांजेक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव प्लस स्पेकुलेटिव मोटिव। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें तो इट्स अ फंक्शन ऑफ इनकम और ये पॉजिटिव फंक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव की बात करें तो इट्स अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। उसके बाद देखिए दी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सेविंग, जब हम लोग सेविंग करते हैं तो उसकी वजह से आगे क्या होता है? सो सेविंग हम लोग करते हैं प्रिकॉशन के लिए, अगर इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। फोर साइड यानी कि दूर की सोच से हम लोग सेविंग करते हैं, इम्प्रूवमेंट, अपना वेलफेयर इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये गुजरात सेट के हैं। सो यहाँ से जो है वो गुजरात सेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटर्ड इनटू कंपटीशन ऑफ जीडीपी। जब हम लोग यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो किस वैल्यू को हम लोग जो है वो कंसिडर करेंगे? रॉ मटेरियल की वैल्यू को, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को, फाइनल प्रोडक्ट्स को, इन्वेंट्रीज को। अगर हम लोग यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट करें तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स को ही कंसिडर करेंगे। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ही शेप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल की थ्योरी में जो एग्रीगेट डिमांड कर्व की शेप है वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड?
सो अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिकल्स की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे केन्स की बात करें, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप होती है नेगेटिव। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव ही होगी। उसके बाद ओल्ड एंड सॉइल्ड करेंसी नोट ड्राइव आउट न्यू करेंसी नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि जो फटे पुराने नोट होंगे उसकी वजह से जो अच्छे करेंसी नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आपके पास भी कोई फटा पुराना नोट आता होगा तो आपकी पहली कोशिश यही रहती होगी कि पहले इस नोट को हम चला दें, और जो नए नए करेंसी नोट है उनको तो हम लोग अपने पर्स में रखना पसंद करते ही हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ग्रेशम के लॉ की। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद मनी ऑन विंग्स, इसका मतलब ये मनी ऑन विंग्स यानी कि हमारे हाथ में पैसा है। अगर हमारे हाथ में पैसा तो इट मीन्स हम लोगों ने उस पैसे को किस काम के लिए रखा है? उस पैसे को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सचेंज के लिए, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनी ऑन विंग्स रेफर्स टू दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। उसके बाद डियर मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी गलत होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगी, इंटरेस्ट रेट तो बहुत ही कम होगी। तो देखिए डियर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, महंगी मुद्रा नीति, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा? ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आपको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होंगी। और इसके उलट क्या हो जाएगा? चीप मॉनेटरी पॉलिसी। सो चीप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा कि जो पैसा है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद हु हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इनमें से किसने दिया है? तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है RF काहन की ओर से। और अगर यहीं पे वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूछते तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया गया है केन्स की ओर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट इज द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कौन से बजट को जो है एडवोकेट किया है, यानी कि उनके अकॉर्डिंगली बजट कैसा होना चाहिए? सो देखिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली जो बजट है बैलेंस होना चाहिए, यानी कि सरकार का जो खर्चा है और सरकार के यहाँ पे जो टैक्सेस है वो मैच होने चाहिए। जितनी सरकार की इनकम है उतना ही सरकार को खर्चा करना चाहिए। सो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो बजट इट शुड बी बैलेंस। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल डिप्रेशन द गवर्नमेंट शुड। अगर सरकार को यहाँ पे डिप्रेशन को कंट्रोल करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? डिप्रेशन यानी कि इसमें क्या होगा? जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा कुछ कम होगा। अब इसको सुधारने के लिए सरकार क्या करेगी? इंक्रीज द टैक्स रेट। सो इसके वजह से तो कंजम्पशन और कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं किया जाएगा। नॉट इम्पोज न्यू टैक्सेस, हाँ ये किया जा सकता है कि कोई नया टैक्स गवर्नमेंट की ओर से इम्पोज ना किया जाए। सो इसको हम लोग अभी लेके चलेंगे। उसके बाद रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से तो डिमांड और कम हो जाएगी, और अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेगा? नॉट रीपे पब्लिक डेट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी लोगों के हाथ में जो पैसा है वो देना ज़रूरी होगा ताकि लोग डिमांड करें, उनके डिमांड को देके जो प्रोड्यूसर्स है अपने प्रोडक्शन बढ़ाएं और ऐसे लोगों को काम मिले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे कोई भी नया टैक्स गवर्नमेंट की ओर से इम्पोज नहीं किया जाएगा ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे और वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करें। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये थ्योरी ऑफ कंजम्पशन विच आर्ग्यूज दैट कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड्स लॉन्ग रन एस्टिमेट ऑफ देयर इनकम, यानी कि लॉन्ग रन एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है कि वो कैसे कंजम्पशन करेंगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, रिलेटेड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम, ड्यूजनबेरी की थ्योरी या फिर लाइफ साइकिल। तो देखिए लॉन्ग रन एस्टिमेट ऑफ देयर इनकम, लंबे समय की बात की जा रही, यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो कि दिया गया है बाय एंडो एंड मॉडिगिलानी। तो करेक्ट हो जाएगा डी। परमानेंट इनकम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे परमानेंट इनकम का और परमानेंट कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय लैक ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि यहाँ पे बेरोजगारी है। क्यों बेरोजगारी? क्योंकि लोगों की डिमांड ही नहीं है, लोग खर्चा कर ही नहीं रहे। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये साइक्लिकल है, क्या ये रीजनल है, क्या ये सीजनल है, क्या फिर ये स्ट्रक्चरल है? तो देखिए कि यहाँ पे लोगों की डिमांड में कमी होने की वजह से जो बेरोजगारी वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर क्यों सप्लाई करेगा? इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बोल रहे हैं हम लोग क्लासिकल। यहाँ पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बिजनेस साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके ऊपर बात की गई थी केन्स की ओर से।
तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ से यूजीसी नेट का जो इस बार एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस आ गए हैं। सो देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल, यानी कि जॉन वुथ ने जो दिया है रैशनल एक्सपेक्टेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो रैशनल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास है और जितना भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस है उन दोनों को कंसिडर करेंगे, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज फेल हो जाएंगी। तो ये तो करेक्ट होगा। अनएंटिसिपेटेड चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जो कि लोगों ने कभी सोचे ही नहीं थे, उसकी वजह से हमें कोई भी जो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रियल वेरिएबल शॉर्ट टर्म में जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चेंजेस जो कि लोगों ने एंटिसिपेट ही नहीं किए थे, जो कि लोगों ने सोचे नहीं थे। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हो कोविड-19 की। सो जब कोविड-19 पहली बार आया था तो कुछ किसी को भी उसके रिगार्डिंग कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे-जैसे हमें गवर्नमेंट ने गाइड किया, सारे लोगों ने वैसे ही काम किया। अब उसके बाद जब कोविड की नेक्स्ट यहाँ पे वेव आई थी, तो उसके बाद भी लॉकडाउन सरकार की ओर से लगाया गया था, बट उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। सो जब यहाँ पे अनएंटिसिपेटेड चेंजेस होंगे तो उसकी वजह से अफेक्ट हो जाएंगे रियल वेरिएबल। देयर इज इक्विलिब्रियम इन दी मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो ये तो करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक एजेंट यूज़ करेंगे सारी ही इंफॉर्मेशन जो कि उनके पास है टू फॉर्म देयर एक्सपेक्टेशन, अपना अंदाज़ा लगाने के लिए सारी ही इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डी करेक्ट है। सो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, और ये हमें कहाँ पे गिवन है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो थर्ड इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे रियल वेरिएबल नॉमिनल वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा मनी की सप्लाई या फिर प्राइजेस के चेंज होने से। तो ये क्या है? ये तो क्लासिकल डायकोटमी है जिसकी अभी अभी हम लोगों ने बात की है। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसकी वजह से जो मनी की सप्लाई है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे सरकार परचेज करेगी सिक्योरिटीज़ को लोगों से बाय द सेंट्रल बैंक, ये करेक्ट है, क्योंकि जब सरकार की सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक खरीदेगा तो उसकी वजह से उनको भुगतान भी करना पड़ेगा, इसके वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक, अगर लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसकी वजह से मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, अगर यहाँ पे सरकार की ओर से बोरो किया जा रहा है तो बोरो सरकार कब करेगी? जब सरकार ने खर्चा करना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मनी की सप्लाई बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अब यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि जब सेल की जाएंगी सरकार की सिक्योरिटीज़ तो उसकी वजह से जो पैसा है वो सेंट्रल बैंक के पास आएगा, सो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मिंटिंग ऑफ मोर मनी बाय द सेंट्रल बैंक, अगर यहाँ पे ज़्यादा पैसा जो है वो बनाया जा रहा है, मिंट किए जा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे कॉइन्स है उनको उनको मिंट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से मनी की सप्लाई बढ़ेगी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, बी, और यहाँ पे ए, सी एंड ई इज करेक्ट, और ये हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन, सबसे पहले मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इरविंग फिशर ने दिया था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि नॉमिनल वेजेस में और रियल वेजेस में चेंज जो है वो डिफरेंस है। नॉमिनल वेजेस यानी कि सपोज आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, अब आप जो ये जो 10,000 आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इसकी परचेजिंग पावर भी इतनी है, इसकी रियल वैल्यू भी इतनी है, जबकि आपने कंसिडर नहीं किया कि अभी कितने प्राइजेस चल रहे हैं, इसकी रियल टर्म्स में वैल्यू कितनी है। तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा, और ये सबसे पहले किसने बताया था? फिशर ने बताया था। तो करेक्ट इज ए। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप द फिलिप्स कर्व पोस्टुलेट बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस, यानी कि यहाँ पे दोबारा से ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की बात की गई है कि यहाँ पे एज पर ओरिजिनल फिलिप्स कर्व हमें क्या रिलेशनशिप देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट का और वेजेस का। हमें यहाँ पे पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, यानी कि जब यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, यानी कि ट्रेड ऑफ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो आज के सेशन में हम लोगों ने 40+ क्वेश्चन डिस्कस किए, और इस सेशन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के क्वेश्चन ही किए। हम लोगों ने यहाँ पे कर्नाटका सेट के क्वेश्चन किए हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल सेट का पेपर हुआ था जनवरी में
उसके क्वेश्चन किए। इसके अलावा गुजरात सेट जो कि जनवरी में ही हुआ था इस साल, उसके भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा यूजीसी नेट जो कि पिछले साल हुआ था नवंबर में, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। एंड आई एम होपफुल कि आज के जो सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी ने इसको लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ऐसे सेशंस की डिमांड है कि नहीं। सो आपके लाइक ही मुझे बताएंगे कि मुझे ऐसे जो सेशंस हैं सप्लाई करने चाहिए कि नहीं। सो फटाफट से आप सभी ने इस सेशन को लाइक करना है। इसके अलावा अपना आप लोगों ने फीडबैक भी देना है ज़रूर। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताना है कि सेशन कैसा लगा, और इसके अलावा आपका स्कोर कितना है वो भी आप लोग मेंशन करोगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलेंगे हम लोग नए सेशन में जिसमें हम लोग अगली यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।